जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रेलवे एनटीपीसी के 61 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 8 जनवरी 2021 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था, 10:30 बजे जो पेपर हुआ था, उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे क्लासों की पीडीएफ और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो हमने एनटीपीसी की शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे। 135 टेस्ट है वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको मिलेंगे, और वो सारे के सारे हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां आयोजित हुई थी? तो ये अर्जेंटीना के अंदर हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 2 संख्याएं हैं, और 2 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 19:17 के अनुपात में है, और इनका महत्तम समावर्तक 11 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब मैंने वो संख्याएं मान ली भी, एक तो 19 है और एक 17 है। वो संख्या मैंने ये मान ली भी, एक तो 19 है और एक 17 है। अब हमारे अनुसार इस संख्याओं का अक्षेप कितना है हमारे अनुसार, तो 19 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमारे अनुसार इसका जो अक्षेप आता है वो 1 आता है, लेकिन वो बोल रहा है 11 है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा भाई? 11 हो जाएगा, यानी 1 का मान 11 आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 11 का 19 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो और 11 का 17 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो। 1 का मान 11 है, तो 11 9 99, 9 11 एकम 11 और 9 20 यानी 209। एक तो संख्या 209 है, और दूसरी संख्या 11 7 77, 7 11 एकम 11 और 7 18 यानी दूसरी संख्या 187 है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी कथन आपको दे रखा है, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सारे के सारे जो क्रिकेटर है वो किस में आ जाएंगे? खिलाड़ी के अंदर आ जाएंगे। तो के से खिलाड़ी बन गया अभी। उसके बाद में कुछ क्रिकेटर है वो क्षेत्र रक्षक है। कुछ जो आपके क्रिकेटर है वो क्या आ जाएंगे? क्षेत्र रक्षक के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसको बना देंगे रक्षक। ये रक्षक बन गए। उसके बाद में इसने निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं। कुछ जो क्षेत्र रक्षक है वो क्रिकेटर वाले को काट रहे हैं क्या? बिल्कुल काट रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो भी, दूसरा निष्कर्ष है कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं। कुछ जो आपके क्षेत्र रक्षक है उसका डायग्राम खिलाड़ी वाले को काट रहा है क्या? बिल्कुल काट रहा है, तो दोनों के दोनों निष्कर्ष है वो सही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मात्रा के संदर्भ में बताना है भी आपको। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बेकाल झील है भी। बेकाल झील रूस के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो हेनरी हर्डिंग हो जाएगा भी। हेनरी हर्डिंग है वो इसका क्या है? उत्तरदायी है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, हेनरी हर्डिंग। आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। एक होल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है।
तो फर्श है, एक आयताकार फर्श है, भी एक क्या है, आयताकार फर्श है। अब इस आयताकार फर्श के अंदर है वो लंबाई 16 दे दी और चौड़ाई 12 दे दी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई क्षेत्रफल इसका, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 16 × 12 हो जाएगा भाई। तो 12 छिक्का 72, 7 12 एकम 12 और 7 19 यानी 192 आ गया भाई। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 192 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई, यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है, टाइल है उनकी कम से कम संख्या का यूज किया जाना है, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई ज्ञात करनी, कम से कम आपको क्या है, टाइल का कम से कम संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे आप ऑप्शन के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल तो आपके पास में ये आ गया, अब ऑप्शन के हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से किस प्रकार से सोल्व करोगे, जैसे यहां पे वर्गाकार टाइल की लंबाई आप कुछ भी मान लो, जैसे 4 मान लो, 12 मान लो, 48 मान लो, 24 मान लो। अब 12 मानोगे, 4 मानोगे ना आप, 4 मानोगे तो वर्गाकार जो टाइल है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, लंबाई 4 है तो वर्गाकार यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इस 16 का इस 192 के अंदर है वो भाग दे दो, तो 192 के अंदर 16 का भाग दोगे तो ये आपके पास मुझे 16 एकम 16 और 16 दुए 32, तो यहाँ पे 12 टाइल की जरूरत होगी। अब ये पूरा भाग जाना चाहिए इसके अंदर, 192 के अंदर है वो पूरा भाग जाना चाहिए, तो ये 16 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 12 मान सकते हैं, एक वर्गाकार टाइल की लंबाई है वो 12 मान सकते हैं, 12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फिर लंबाई 12 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 बार 144। तो अब 144 का 192 के अंदर भाग दोगे ना तो भाग नहीं जाएगा, भाग पूरा नहीं जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व बैंक के नव नियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुलकांत की पूर्व एमडी है, तो ये एसबीआई की पूर्व एमडी है भी, एसबीआई की पूर्व एमडी है, तो आपका राइट आंसर होगा एक नंबर ऑप्शन। ये वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया है, तो वो INS रंजीत को किया है भी, INS रंजीत को। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया है उनको। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे इनको 12 से मल्टीप्लाई करवाओ, 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे 36 आ जाएगा, फिर 36 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12 छिक्का 72, 12 छिक्की 72, 7 आ जाएगा। और इसको नहीं, यानी यहाँ पे इन दोनों का आपस में रिलेशन बताना है भी, तो इसके अंदर है वो 12 से मल्टीप्लाई करवाया इनको, तो ये कितना आ गया, 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 36 आ गया। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेके आए कि उसको 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20,736 आ जाए, तो 20,736 के अंदर है वो 12 से डिवाइड कर दो भी, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12, बच गया कितना भी ये बच गया आपके पास में 8 87, 12 7 84, बच गया कितना भी 3 33, और 12 2 24, बच गया कितना 6 3 8 86, और 12 ये बच जाएगा आपके पास में 6 और 3 9 96 हो जाएगा, 12 8 96, तो ये 1728 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा एक नंबर ऑप्शन। 1728 को 12 से गुणा करोगे ना तो 20,736 आ जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर है DE बराबर है CE, तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी, एक अपन त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका त्रिभुज बन गया, इसका नाम है A B और C। अब इसने बोला है भी B और C पर दो बिंदु D और E इस प्रकार से संबंधित है भी, यहाँ पे दो बिंदु है वो इस प्रकार से रिलेटिव है इससे कि B और D बराबर हो गए D और E के,
और बराबर होगा ई और सी के। यानी ये जो भुजा है ना, ये भुजा ये और ये बराबर है, तो इसमें यहां से अगर मैं रेखा खींचूं तो ये इस प्रकार से चला जाएगा। भी यहां से रेखा खींचे इसमें तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, और यहां से रेखा खींचे तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। अब इसके अंदर ये भुजाएं बराबर है तो आधार इसका बेस सभी का बराबर है, बेस बराबर है तो इसके अंदर है वो त्रिभुज बन जाएंगे, तीन त्रिभुज बन जाएंगे, वो भी इक्वल बनेंगे भी। तो बेस बराबर है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 39 सेंटीमीटर के स्क्वायर दे रखा है, 39 सेंटीमीटर के स्क्वायर दे रखा है। अब इसने बोला भी BC त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ADC का, AD और C का, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है भी, AD और C का, इस लाल वाले का ज्ञात करना है। यानी इसमें दो त्रिभुज आगे और पूरे का कितना है 39 है, दो आगे, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें भी ये 13 का आ जाएगा भी, 13 और 13 39, यानी टोटल 39 हो गया, और वैसे 13 आ जाएगा अलग अलग का। और यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा फिर 26 सेंटीमीटर आ जाएगा भी, दो त्रिभुज काउंट हो रहे हैं इसमें तो 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेस इसका क्या है, इक्वल है, बेस इक्वल है, यहाँ पे जो हाइट होगी वो भी इसकी क्या हो जाएगी भी, इक्वल ही हो जाएगी भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर प्रश्न आपको दे रखा है भी, इवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, इवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है। इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है, और देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा झंडा है, जिनके केंद्र में अशोक चक्र है। अब इवांशु का जन्मदिन किस तिथि को है, प्रश्न क्या दे रखा है इसने, एक प्रश्न दो कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला कथन ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है भी। दूसरा अगर कथन अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे दूसरे की, तो इसके अंदर है वो देश का, अगर मैं बात करूं देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है जिनके केंद्र में अशोक चक्र है, तो इससे क्या इवांशु का जन्मदिन यहाँ पे प्रॉपरली पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। तो यहाँ पे ओनली फॉर पहला ही होगा भी, इसमें इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है भी, गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को होता है, तो इससे पता चल रहा है भी इवांशु का जन्म है वो 26 जनवरी को हुआ है, जन्मदिन है वो 26 जनवरी को है। तो यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त है, दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं भी, पहले से ही अपन अनुमान लगा लेंगे इसमें, ये होगा अभी इसमें। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 13 नंबर क्वेश्चन में है भी, एक वर्ग का विकर्ण 200, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो √200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजा आपको दे रखी है, भुजाएं 5:2 के अनुपात में है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं भी, आयत का जो भुजा दे रखी है आपको 5:2 दे रखी है, और वर्ग का जो विकर्ण दे रखा है वो आपको √200 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इससे आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्या विकर्ण से। जी हाँ, वर्ग के विकर्ण से अपन क्या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है वर्ग का, यानी विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 2, ये इसका क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे √200 है, √200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है अभी, तो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पे मैंने वो मान लिया। अब इसके अंदर देखो भी, आयत की भुजाएं आपको 5 और 2 दे रखी है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं भी 5x और 2x उनकी भुजाएं मान लेता हूं। अब मेरे अनुसार इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 और 5 2 10, यानी 10x की स्क्वायर आ गया, और बराबर में हमने निकाला कितना है 100, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, तो x का मान आपके पास में आ जाएगा √10, क्या आ जाएगा भाई √10 आ जाएगा। अब x का मान √10 आ गया, तो यहाँ पे मान रख दो भी इसके अंदर, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आयत की लंबाई कितनी है, ये 5x है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 और √10 आ जाएगा भाई, ये 5 √10 आ जाएगा। अब ये आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है 5 √10,
5√10 में 5√10 है वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकता हूँ भी। जैसे यहाँ पे इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 5 है आपका, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है भी, रूट आपके पास में 10 है। अब आपस में मल्टीप्लाई करवा दो भी, आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ये 5 5 25 और 25 का 10 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा भी, 250 हो जाएगा। और 250 के ऊपर रूट लगा दो भी, 250 के ऊपर रूट लगाओगे तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें है भी, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है। ये लो 48%, तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हो गए भी, 52% प्राप्त हो गए। हारने वाले को 48 प्राप्त हुए हैं, तो जीतने वाले को 52% प्राप्त हुए हैं। और उसने बोला भी उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले हैं। अब 6000 अधिक मत मिले हैं और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की है। अब यहाँ पे अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो हमारे अनुसार है वो उनकी जीत कितने में हो रही है, परसेंट के अकॉर्डिंग देखें, प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो 4% के, लेकिन परसेंट में दे रखा भी 3% मतों के हिसाब से उनकी क्या है, जीत हासिल हुई है। तो 3% का यहाँ पे परसेंट में बता रहा है और हमारे अनुसार है वो 4% की आ रही है। तो अमान्य मत कितने आ गए भी, अमान्य मत तो 1% आ गया भी 1% है वो अमान्य मत है। ठीक है, अवैध है एक प्रकार से। ठीक है, अमान्य मत है। अब यहाँ पे 3% का मान कितना दे रखा है इसने, 6000 दे रखा है। 3% का मान है वो 6000 अधिक मिले हैं, तो 3% बराबर 6000, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और 1% का मान आपको बताना है, 1% अवैध मत पड़े हैं, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी जो उसकी माँ है, एक लड़के का परिचय दे रहा है भी उनकी माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। इनकी सास की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी इसकी पत्नी है, वो इसकी पत्नी है। तो लड़के का विराट के साथ क्या संबंध है, तो लड़के की जो माँ है, लड़के का परिचय देते हुए कहा है भी लड़के की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो इसकी सास की इकलौती बेटी होगी तो वो उसकी पत्नी होगी, तो लड़का है वो उसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, अभी उसका पुत्र हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको P और K का मान ज्ञात करना है। इनमें आपको मूल दे रखा है -5, इस -5 को क्या है, इस समीकरण के अंदर रख दो भी, x की जगह रख दो मान, और यहाँ पे भी x की जगह रख दो, आपके पास में आपका मान आ जाएगा। तो इसमें रखेंगे तो P का मान आ जाएगा, और यहाँ पे P के मान को निकाल करके इसमें P का मान रख देंगे और K का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो भी ये हो जाएगा 2 और -5 का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा -5 और माइनस का 15 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा आपके पास में 25 2 50, और ये हो जाएगा माइनस का 5P, और यहाँ पे माइनस का 15 बराबर 0। अब ये माइनस का 5P है, इसको बराबर से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये बचेगा आपके पास में 5P प्लस का हो जाएगा, और 50 में से 15 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी, 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा। P का मान आपके पास में कितना आ गया, 7 आ गया। P का मान 7 आ गया तो यहाँ पे रख दो भी अब इस समीकरण में, तो P का मान 7 रख दो। उसके बाद में K और x की स्क्वायर यानी -5 की स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे आपके पास में -5 है। अब इसमें देखो भी 7 और ये हो जाएगा आपके पास में -5 की स्क्वायर है तो यानी 25K हो जाएगा, ये 25K और माइनस का 5। उसके बाद में 7 से गुणा करवा दो, 7 से गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में 25 7 175, 175 के माइनस में और 5 7 35। अब ये बराबर से दूसरी साइड में भेज दो भी, तो K बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/175। अब इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे 7 से काट दो, 7 से काटोगे 7 5 और ये 25 बार कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 5 से कम 5 5 5 25 1/5 आ जाएगा। अभी 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा और 5 2 10, तो ये आ जाएगा 0.2, यानी K का मान आपके पास में 0.2 आ गया, P का मान आपके पास में 7 आ गया। तो यही आपको पूछा था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का एक परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था,
इसीलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ये आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे 5 सदस्यों का परिवार, 10 सदस्यों का परिवार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे रखा है, बाकी ये कोई काम में नहीं आएगा। मैंने मान लिया भी पहले चीनी की कीमत क्या थी, 100 थी, और 10% की वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई भी, 110 हो गई। अब वो परिवार अपना व्यय बढ़ाना नहीं चाहता तो उसको कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी करनी पड़ेगी। 10 की किसके ऊपर कमी करनी पड़ेगी, 110 पे कमी भी, 110 हो गया तो इसका मतलब 10 की कमी करनी पड़ेगी किसके ऊपर, तो 110 के ऊपर। 110 के ऊपर 10 की कमी करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो यहाँ पे 100% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 100 के अंदर है वो आप 11 का भाग लगा दो, 11 9 99 1/11, तो ये हो जाएगा 9 से ही 1/11, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको यहाँ पे बताना भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन। एशियन के अंदर तो इसमें पूछा है भी आसियान का संस्थापक देश कौन सा है। तो आसियान का जो संस्थापक देश है वो आपका हो जाएगा मलेशिया, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इन 15 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा हिंदी बना लेते हैं भी, एक आपकी नाव है और ये नाव क्या कर रही है भी, नाव की जो गति है वो 15 किलोमीटर पर घंटा है भी, ठीक है। उसके बाद में स्थिर जल के अंदर है ये, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इन 15 किलोमीटर पर हावर, द स्पीड ऑफ द करंट इन 3 किलोमीटर पर हावर। तो कहने का मतलब ये है भी स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, स्थिर जल के अंदर नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, और यहाँ पे धारा की जो चाल है ना वो 3 किलोमीटर पर घंटा है। अब आपको यहाँ पे बताना है भी 2 यात्राएं, अर्थात एक छोर से 2 यात्राएं एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और फिर वही दोहराना, पूरी करने में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल लगने वाले समय के बीच का अंतर 10 मिनट है। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो भी थोड़ा सा ये दे रखा है भी जाने में, यानी यहां से गया और यहां तक आ गया, और फिर यहां से और वापस यहां तक आ गया। अब जाने और आने की जो दूरी है ना वो दूरी तो समान है, लेकिन यहां पे जब गया और आया उनके बीच में जो समय लगा, जाने में समय लगा वो कम लगा, फिर वापस आएगा तो वो धारा के विपरीत हो गया, धारा के विपरीत आएगा तो समय ज्यादा लगेगा। अब उनके बीच में जो गैप आया समय का वो 10 मिनट का है। वो कितना है, 10 मिनट का टाइम है। अब आपको क्या करना है, इनका बीच का दूरी बतानी है। तो धारा के अनुकूल जाएगा तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भी, जुड़ जाएगी। तो 15 प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगी जाने के समय। अब उसके बाद में वापस आएगा तो वो धारा के विपरीत हो जाएगी, तो अब उसकी चाल है वो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस में 3 यानी 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। अब जाने और आने में दूरी क्या है, समान है, तो मैं मान लेता हूं भी x है दूरी, ठीक है। अब ये जाने का समय हो गया और यहां पे माइनस कर देते हैं। अब इसमें से माइनस नहीं करेंगे, ज्यादा समय किसमें लगेगा, आने में लगेगा। तो यहाँ पे ये आने का समय हो गया। अब ये माइनस कर दोगे और बराबर क्या कर दोगे, बराबर आप कर दोगे 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट कर दोगे। अब यहाँ पे आप है वो इसके अंदर है वो एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा अभी, तो आप इसका एलसीएम 180 ले लो या फिर 36 ले लो भी, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम है वो आप 36 ले लो, तो ये हो जाए 12 या 36 और 3x माइनस में 18 2 36 2x और बराबर में ये कितना है, 10 मिनट है। ये कितना है, 10 मिनट है। अब मिनट को आप घंटे में चेंज कर लो तो 10/60 हो जाएगा। अभी आपका जो 36 है ना, ये यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा। अभी ये 36 गुणा में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 86 का 36। तो यहाँ पे आपके पास में बच गया कितना, तो ये बच गया आपके पास में x, यानी 3x से 2x जाएगा तो x बचेगा। x बराबर आपके पास में क्या आ गया, अभी 6 आ गया। x बराबर आपके पास में 6 आ गया। अब इसके अंदर देखो भी x का मान आपके पास में 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो भी आपको बोला गया है भी कंप्लीट 2 ट्रिप, यानी 2 ट्रिप का मतलब क्या हो गया, अभी एक बार यहां से चली और वो वापस इस स्थान पे गई और वापस आ गई, तो इसमें क्या है 5 मिनट का टाइम लगेगा।
भी जाने में और आने के बीच में, यानी जाएगी तो समय कम लगेगा और आएगी तो समय ज्यादा लगेगा, तो इनके बीच में समय कितने का है, 5 गैप का है। और उसी प्रकार से उसने क्या है, 2 बार दोहराया, ये 2 ट्रिप का मतलब हो गया 2 बार दोहराया गया है। उसके बाद में वापस वो क्या है, गई और वापस आई, अब उसमें भी 5 मिनट का टाइम में लगेगा। टोटल इसको टाइम का जो गैप दे रखा है अपने को, वो 10 मिनट का दे रखा है भी, यही है भी। पहले गई और उसके बाद में आई, 5 मिनट का टाइम हो गया, फिर दोबारा से गई और फिर वापस आई, फिर 5 मिनट का गैप आ गया दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 5-5 मिनट का गैप, यानी टोटल 10 मिनट का टाइम आ गया। ये 2 बार ट्रिप कर रहा है, यानी 2 बार ये क्या है, जाना आना इस प्रकार से 2 बार कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 2x करना पड़ेगा। 2x करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, x बराबर आपके पास में 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10 की जगह आप 5 मान लो, 10 की जगह है वो आप 5 मान लो, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू कंप्लीट 2 ट्रिप, यानी 2 बार तो यहाँ पे दो बार इस कंडीशन को दोहराया जाता है, तब यहाँ पे जाकर के क्या है, आपको 10 मिनट का टाइम लगता है, नहीं तो 5 मिनट का टाइम लगेगा। गई, जाने में कम समय लगा और वापस आई, अब इनके बीच में 5 जाने में और आने में 5 मिनट का गैप आ गया। उसके बाद में फिर से वो यही कंडीशन फिर से दोहराती है, गई और वापस आई, फिर यहाँ पे 5 मिनट का टाइम लग गया, 5 मिनट का गैप आ गया। अब दोनों के बीच में गैप कितने का है, 10 का है। अगर आप इसमें पहली कंडीशन के अंदर 5 मिनट मान के चलोगे ना, तो भी ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको 2 से गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 ही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको सरल करना है, सरल करना है तो पहले छोटा ब्रैकेट हल करो। अब इसको सरल करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। जैसे ही आप क्या है इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या है, भाग का निशान है, तो ये देखो भी 2/5 और यहाँ पे भाग का निशान है, तो ये गुणा का निशान लग जाएगा। गुणा का निशान लगेगा तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी। 2/5 है तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आपके पास में क्या है, 3/2 - 1 है। अब इसमें एलसीएम ले लो 2, मजला ब्रैकेट अपन ने अभी तक ओपन नहीं किया है, और एलसीएम 2 आ गया तो ये आ गया 3 - 2, तो ये आपके पास में 1/2 आ गया। यानी ये इसके अंदर जो मान आया वो सारा सारा मजला ब्रैकेट के अंदर जो भी मान है आपके पास में वो 1/2 है। ठीक है, उसके बाद में इसको ओपन करते हैं, मजला ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 1.8 प्लस में 2 से 2 कैंसिल कर दो, भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, और उसके बाद में ये बन गया 3/2 इंटू 1/2। अब ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1.8 प्लस में 3/4, 3/4 बन गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो भी, 4 आ गया एलसीएम इसका, और 18 कम 18 2 36, 18 54 और 18 चौका 72, 7.2, 7.2 प्लस में 3, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 10.3 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा। 7 में 3 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, 10.2 अपॉन में 4। अब 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, बच गया कितना, 2 22, 4 पॉइंट लगेगा, 4 5 20 और 4 5 20, तो आपके पास में 2.55 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, इंटरपोल का मुख्यालय में है, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के अंदर है भी, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड में भिन्नों के बीच अंतर कितने का है, ये आपको बताना है भी। 1 घंटे के 5 मिनट, तो यहाँ पे 5 बटा घंटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आ गया भी 20 सेकंड है, वो 1 घंटे के 20 सेकंड, तो 1 घंटे के 20 सेकंड कितना बनेगा, घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो ये लो 3600 सेकंड आ गया। अब 5 से कम 5 और 12 5 60, तो ये हो जाएगा 1/12, और इसको काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 कम 2, और ये हो जाएगा 18 2 36, यानी 1/80 आ जाएगा। अब इसका अंतर बताना आपको, तो अंतर देख लो भी। अब इसमें 180 अंतर आ गया, एलसीएम आ गया इसका, और ये हो जाएगा आपके पास में 15 माइनस में 12 का 15 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा 1, तो ये आपके पास में कितना बन गया, 14/180 बन गया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 2 से काट दो, 7 बटा ये आ जाएगा 90,
अब इसके अंदर है वो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7/9 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये आपको बताना है। अब देखो भी मैंने उनकी संख्या 5:6 मान रखी है, तो मैंने उनकी संख्या 500 और 600 के अनुपात में मान ली भी, मैंने उनकी संख्या वो 500 लड़कों की संख्या हो गई और 600 है वो लड़कियों की संख्या हो गई। अब इसमें से 20% लड़के हैं, इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक हैं, तो यहां से अपन बात करें भी 20% को छात्रवृत्ति मिली तो 80 को छात्रवृत्ति नहीं मिली फिर, और यहाँ पे 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब ये अपने आप में 100% के बराबर है, अभी लड़कों की संख्या वो 100% के बराबर 500 है, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 5 है, तो यहाँ पे 80 के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 0 और 400। इसी प्रकार से इसमें बात करें भी 100 के बराबर मान कितना है 600 का है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 6, तो 75 का मान कितना आ जाएगा 75 से गुणा कर दो, 6 5 30 और 6 7 42, 42 और 3 कितने हो जाएंगे 45, 450 आ जाएगा। अब इसने बोला है भी कितने छात्रों को, यानी सारे टोटल छात्रों की बात कर रहा है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 400 ये है और 450 ये है, तो टोटल कितना हो गया 850 छात्रों को नहीं मिली। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो इसके अंदर प्रतिशत के अंदर आपको यहां पे मान बताना है, तो 850 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से नहीं मिली, तो 11 में से। 500 टोटल 500 ये थे और टोटल 600 है वो लड़कियां थी, टोटल 500 लड़के थे तो 1100 थे टोटल, और इनटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 850/11, कितना आ जाएगा 850/11 प्रतिशत, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और उन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह उक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी, तो महात्मा गांधी ने कही थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किन 2 चिन्हों को चेंज करें कि समीकरण संतुलित हो जाए, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन उठा लेते हैं भी, तो ये हो जाएगा 3 भाग 3 गुणा 3 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 3, बराबर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का 3 के साथ में गुणा 3 और 3 माइनस 3 तो ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना भी यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 बराबर 3 बराबर बात सही है, इसका मतलब यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शन डिजीज। नॉन इन्फेक्शन डिजीज कौन सा है भी, तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है ना, ये नॉन इन्फेक्शन डिजीज हो गया, संक्रामक रोग नहीं है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है भी, तो ये आपका जो हाई ब्लड प्रेशर ये आपका क्या है संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर है वो इन्फ्लुएंजा है, ये संक्रामक रोग हो जाएगा भी। टाइफाइड है, ये भी संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है एक दूसरे से, ठीक है। निमोनिया है, ये भी फैलता है, और इन्फ्लुएंजा है, ये भी फैलता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर है, ये क्या है संक्रामक रोग नहीं है, ये गैर संक्रामक रोग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर 7 चॉकलेट है, ABCDEF और G 40 और 50 के बीच अलग अलग मूल्यों पर खरीदी जाती है। 40 और 50 के बीच अलग अलग मूल्यों पर खरीदी जाती है। अब इसमें आपको बताना भी 40 रुपये और 50 रुपये दोनों को छोड़कर, कहने का मतलब ये है भी 7 जो चॉकलेट है ना वो 40 रुपये और 50 रुपये के बीच में ही खरीदी जाती है, न तो 40 से कम है और न ही 40 है और न ही 50 से ऊपर है और न ही 50 है, इनके बीच में ही खरीदी जाती है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 इतने रुपयों की ही ये चॉकलेट खरीदी जाती है। अब किंतु इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। चॉकलेट C का मूल्य चॉकलेट E से 5 कम है,
चॉकलेट सी का जो मूल्य है ना, चॉकलेट सी का जो मूल्य है वो ई से 5 रुपये कम है। ई से चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई से 5 रुपये कम है, तो यहाँ पे ई से 5 रुपये कम है भी, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। चॉकलेट ए का मूल्य है वो एक अभाज्य संख्या है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 रुपये अधिक है। एफ का जो मूल्य है वो ए से क्या है, 2 रुपये अधिक है, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है। चॉकलेट एफ का जो मूल्य है ना वो ई से अधिक है। उसके बाद में इसने बोला भी चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है। डी का मूल्य है वो एक क्या है, विषम संख्या है। और चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 रुपये अधिक है, तो जी इसके ऊपर आएगा और यहाँ पे 3 रुपये अधिक है, ठीक है। उसके बाद में किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 रुपये नहीं है। चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। बी है वो एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो चॉकलेट ई का मूल्य कितना है ये आपको बताना है। अब इसको सेट करो। अब ए क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ए एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या एक तो 41 आती है, एक 43 आती है और एक 47 आती है। अब अगर मैं ए का मान है वो 41 मान लूं तो इसका मतलब कुछ चॉकलेट है वो 40 रुपए से कम आ जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अभी 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 ही नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर 43 मान लूंगा तो भी ये आ जाएगा। 43 मानूंगा तो भी कुछ चॉकलेट है वो ए से छोटी है, कम पैसे की खरीदी गई है, तो इसका मतलब वो 40 से कम रुपए की आ जाएगी, वो संभव नहीं है। 40 और 50 के बीच में होने चाहिए। तो मैं है वो ए का मान है वो, यानी मैंने मान लिया भी चॉकलेट ए है वो 47 रुपए में खरीदी थी, मैंने 47 रुपए में खरीदी। उसके बाद में इसने बोला है भी चॉकलेट ए 47 रुपए में खरीदी, यानी अभाज्य संख्या में खरीदी है। और एफ है जो चॉकलेट एफ है वो 2 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब एफ है वो कितने रुपए में खरीदी है, फिर 49 में खरीदी है। उसके बाद में इसने आगे बोला है भी जो डी है वो एक विषम संख्या पर है, और डी विषम संख्या के ऊपर है। और उसने यहाँ पे देखो भी एफ है ना, ई से जो एफ है, एफ और ई यानी ई से बड़ी है कौन, ई से बड़ी है एफ। अब ई से बड़ी है एफ, एक तो आपका ई आ जाएगा 48 रुपए के ऊपर, यानी ई है वो 48 रुपए की है। और दूसरी है वो यहाँ पे 46 रुपए की भी आ जाएगी, 46 रुपए में भी ई खरीदी जा सकती है, ठीक है। ये भी कंडीशन आपकी फॉलो हो सकती है। बी एफ की जो चॉकलेट है ना, इसने दे रखा है भी चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है, ई से अधिक है। तो एक तो 48 रुपए का होगा तो भी ई से अधिक हो जाएगा, 46 रुपए का होगा तो भी ई से अधिक हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे इसने बोला है भी ई है, ई 5 रुपए अधिक है किससे, सी से। ई चॉकलेट का जो मूल्य है वो सी से 5 रुपए अधिक है। सी से 5 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब सी 5 रुपए कम में खरीदी गई है। सी है वो 5 रुपए कम में खरीदी गई है, तो 5 रुपए कम में अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखो तो 5 रुपए कम में तो ये सी है वो 41 रुपए में खरीदी जाएगी, फिर 5 रुपए का गैप आ गया। उसके बाद में आगे देखो, आगे इसने बोला भी डी एक विषम संख्या है। डी एक विषम संख्या, तो यहाँ पे डी विषम संख्या देखो भी कौन सी हो जाएगी, फिर 43 एक विषम संख्या है। 43 क्या है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भी डी, यहाँ पे डी आ जाएगा। और इसने बोला है भी डी से 3 रुपए अधिक है। डी से 3 रुपए अधिक है, कौन सी 3 रुपए अधिक है, डी का 3 रुपए अधिक है जी का। तो 3 रुपए अधिक होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जी कितने रुपए की आ जाएगी, फिर 43 और 3 46, 43 और 3 46 रुपए की हो जाएगी फिर ये। तो 46 रुपए पे तो 2 हो रही है, एक तो ई हो रही है और एक आपका ये जी हो रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। अभी अलग अलग रुपए की सारी की सारी अलग अलग मूल्यों पर खरीदी जाती है, इसने ये बोल रखा है। तो इसका मतलब डी को मैं 45 रुपए मान लूं, डी है वो एक विषम संख्या है, तो डी को 45 रुपए मान लें, तो यहां पे आपका जी है वो 48 रुपए आ जाएगा। जी है वो आपका 48 रुपए की आ जाएगी जी, ठीक है। तो इसका मतलब 48 रुपए ई वाली है वो कैंसिल कर दो, तो जी है वो 48 रुपए की आ जाएगी। उसके बाद में इसने बोला भी बी एक सम संख्या पे है, बी है वो आपकी सम संख्या है, तो बी आपका ये लो भी बी सम संख्या बच गया। एक कौन सा 42 एक सम संख्या आ जाएगी। 44 पे तो आ ही नहीं सकती, 44 पे है ही नहीं, तो इसका मतलब इसने बोला भी ई का मूल्य कितना है, तो ई का मूल्य 46 हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? तो प्रशीतकों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो आपके एयर कंडीशनर होते हैं, AC होते हैं, और प्रशीतक रेफ्रिजरेटर होते हैं, उन सभी में क्या होते हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा गया है, तो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो भी। एक तो यहाँ पे 20 का है, 20 मीटर ऊंचाई का है, और एक 14 मीटर ऊंचाई का है, ये लो 14 मीटर का आ गया। अब इनके बीच में जो इस प्रकार से दोनों सिरों को मिलाया गया है, इसने दोनों सिरों को मिला दिया इस प्रकार से। अब दोनों सिरों को मिलाएगा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दूरी कितनी आ गई? ये 14 आ गई, ठीक है। और ये ऊपर वाली आपके पास में कितनी बचेगी? तो ये 6 बचेगी। ये ऊपर वाली है वो इतनी 6 बचेगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 6 बचेगी। अब आपको तो ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी कर्ण ज्ञात करनी है, तो आप आधार मान लो इसका x, और ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो लंब और आधार के अंदर रिलेशन किस में होता है? लंब और आधार के अंदर है वो रिलेशन है वो tan में होता है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो लंब कितना है? 6 है, आधार आपने x मान लिया, बराबर में tan 30 डिग्री का मान है वो 1/√3 होता है। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 6√3 आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार आपके पास में कितना है? 6√3 है, इसका स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 36 तिया कितना आ जाएगा अभी? और 36 तिया यानी 36 × 3, और प्लस में इसका 6 × 36, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, और 3 तिया 9, और 1 10, 108 प्लस में 36, 108 प्लस में 36 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 144। 144 ये मान आ गया आपका कर्ण स्क्वायर का। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? 144 है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो कर्ण का मान आ जाएगा 12, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 4 आकृतियां दी गई, जिनमें से किसी तरह से 3 समान है और एक असमान है। तो असमान तो आपको पता लग रहा है भी डी है, बाकी सभी की सभी सेम है भी, बाकी सभी सेम है, इनको थोड़ा सा घुमाया गया है। बाकी यहाँ पे डी है वो क्या है? इनमें से सब में अलग हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। वर्तमान में कक्षा 10 में 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। एक अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है, और 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापकों की औसत आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। अभी देखो 20 है छात्र, और इनका 15.5 है वो औसत आयु है। अब टोटल अगर अपन बात करें भी, टोटल आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो औसत को टोटल संख्या से गुणा कर दो, तो औसत को 20 से गुणा करोगे तो आपके पास में 0 5 2 10 1 15 2 30 और 31, यानी आपके पास में एक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 310 वर्ष आ जाएगा। अब ये टोटल आपके पास में क्या आ गई? 20 कैंडिडेट की आयु आ गई। अब एक अध्यापक है 47 वर्ष का, तो 47 इसमें जोड़ दो। अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 21 हो गए। अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, ये 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो सभी की 5-5 वर्ष आयु बढ़ेगी, तो इसका मतलब 5 से इसको गुणा कर दो, तो ये आपके पास में मुझे 105, तो 105 इसमें और ऐड कर दो, 7 और 5 12, 1 4 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 462। अब 462 के अंदर है वो 21 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 21 एकम 21, 21 2 42, बच गया कितना भी? 4, 21 2 42, तो 22 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ पाए? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको पूछा क्या गया है, थोड़ा सा हिंदी बना लेते हैं भी इसकी। हिंदी में आपको बोला गया है भी, ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रेडिट बाय ए वेबसाइट, अब इसमें आपको पूछा गया है भी, एक किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को जो उस स्तर के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन की, और उसके ऊपर है वो ऐड आ रही है, उसके ऊपर है
वो ऐड चल रही है एक साइड के अंदर, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, उससे अपन कुकीज़ बोलते हैं। कुकी यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। या फिर आपने फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसके ऊपर कोई भी यानी आपने फ़ोन लेना है तो आप फ़ोन वहाँ पे आपने फ़ोन सर्च किया और उसके बाद में आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की और वेबसाइट ओपन करते ही आपको वही फ़ोन है वो वहाँ पे भी आपको दिखाएगा। तो वो क्या होता है, वो कुकीज़ होता है, एक प्रकार से वायरस ही होता है एक प्रकार से। ठीक है, आपकी जो एक प्रकार से कहने का मतलब सोचन शक्ति है वो दूसरे को शेयर कर रहा है भी, आपने क्या सर्च किया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है DO को 60 लिख रहा है, SO को 285 लिख रहा है। DO को 60 कैसे लिखा, D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया 60 हो गया। इसी प्रकार से S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी प्रकार से R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, D आता है 4 पे, तो 4 5 ये 20 और 20 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 18 2 36 360, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, एक बार क्लासों को शेयर जरूर किया करो ताकि अन्य को भी पता लगे भी रेलवे NTPC में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस कैसे सोल्व करते हैं। रही बात PDF की, तो PDF है वो आपकी क्लासों की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने NTPC की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे भी, 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो भी पूछा क्या गया है भी, नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरित कोण बनता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि यह कोण है वो 30 डिग्री का हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया भी ये नदी है, अब यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ देखा उसने, यहाँ से यहाँ तक इसने देखा भी जो एक पेड़ था विपरीत तट के ऊपर एक पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ से इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपका तट है। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का था, वो एंगल 60 डिग्री का था। उसके बाद में वो क्या है, वापस पीछे चला गया। इसका मतलब 36 मीटर पीछे चला गया। तो ये लो 36 मीटर पीछे चला गया, यहाँ से और यहाँ तक आ गया। अब वो एंगल कितने का बन रहा है, तो अब वो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इसका 30 का। एंगल कितने का बन रहा है, अब 30 का एंगल बन रहा है। अब आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है भी, नदी की चौड़ाई कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने नदी की चौड़ाई है वो यहाँ पे मान लिया x, नदी की चौड़ाई क्या मान लिया, x मान लिया। अब पहली कंडीशन के अंदर और दूसरी कंडीशन के अंदर है वो आपको tan का मान लगेगा भाई। लंब और आधार के बीच में रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। तो tan पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसका जो लंब मान लेते हैं वो h मान लेते हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा h अपॉन में x, पहली कंडीशन में ये हो जाएगा। अब tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x बराबर हो जाएगा h अपॉन में √3 हो जाएगा भी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उठाओ, 36 मीटर वो पीछे चला गया, तो पहले उसकी जो एक प्रकार से लंबाई थी या फिर चौड़ाई थी वो x थी यहाँ से, और अब वो यहाँ से इस किनारे से दूसरे किनारे पे खड़ा था पहले तो, और उसके बाद में वो उस किनारे से क्या है वापस चला गया पीछे। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 36 प्लस में x हो जाएगी। अब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान है वो 1/√3 होता है भी। 1/√3 बराबर में
ये आपके पास में ऊंचाई कितनी है, इसकी h मान रखी है, और यहाँ पे इनके बीच का गैप कितने का आ गया, 36 प्लस में x आ गया। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो इसका वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में 36 प्लस में x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, √3h आ जाएगा। और यहाँ से x का मान ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x बराबर क्या आ जाएगा, तो √3x माइनस में 36 आ जाएगा। अब देखो भी ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, मान तो दोनों बराबर है भी, x का मान है तो दोनों मान है वो आप बराबर रख दो। दोनों मान बराबर रखोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा h अपॉन में √3 बराबर आ जाएगा √3x माइनस में 36। अब इसके नीचे एक मान लो और वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो √3 क्या, √3 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में h का इसके साथ में गुणा करवाओगे √3 का और -36 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा -36√3 और उसके बाद में ये मान किसका आ गया, h का मान आ गया। अभी ये मान है वो आपका h का मान आ गया। अब इसके मान में यानी ये h के बराबर आ गया। अभी h के बराबर आ गया तो इसके अंदर मान रख दो। अब आपके पास में इसके अंदर मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x बराबर में क्या आ जाएगा, अभी ये सारा का सारा 3x माइनस में 36√3 अपॉन में क्या है अभी √3 है। अब इसका गुणा करवाओगे आप तो x का मान है, अब यहाँ पे देखो भी हमने थोड़ा सा इसको इस प्रकार से यहाँ पे गलती की है भी, x बराबर हमने क्या 3, ये 3h है भी, √3h है, यहाँ पे h लिखो भी आप, ये x नहीं है h है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मान रखेंगे तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसके अंदर मान रखो भी यहाँ पे, अब ये हो जाएगा आपके पास में ये h है भी, ये x नहीं है। अब वज्र गुणा करवाओगे ना आप तो आपके पास में हो जाएगा 3h बराबर में, और इसका 3h बराबर अभी कहाँ से आएगा भाई, उसके बाद में माइनस का 36√3 और बराबर में आपके पास में h आ गया। अब ये 3h है ना, इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, या फिर आप इस h को इधर भेज दो। तो इस h को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 36√3 बराबर में आपके पास में माइनस का 2h आ जाएगा। अब देखो भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और h बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो h बराबर आपके पास में आ जाएगा 36√3 अपॉन में 2, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 18 बार कट जाएगा तो ये h का मान आपके पास में आ गया 18√3, ये h का मान आ गया। अभी अब ये h का मान आपके पास में 18√3 आ गया तो ये आप है वो यहाँ पे रख दो, इस समीकरण के अंदर रख दो भी। यहाँ पे इसमें रखोगे तो x बराबर आपके पास में क्या है, h अपॉन में √3 है भी। अब h का मान रख दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 18√3 अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 18, और x आपने माना क्या है, तो x आपने दोनों यहाँ पे दोनों तटों के बीच की दूरी मानी है। भी यहाँ पे दोनों किनारों के बीच की दूरी मानी है, तो दोनों किनारों के बीच की दूरी x मानी है, वो कितनी आ गई 18 आ गई, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें कथन दे रखा है भी कुछ बाघ चूहे हैं, कुछ जो बाघ है वो रेट यानी चूहे हैं, उसके बाद में सभी चूहे हैं वो हाथी है, तो सारे के सारे जो आपके चूहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिफेंट हो जाएंगे भी, ये एलिफेंट। और उसके बाद में सभी बाघ है वो बिल्ली है, सारे के सारे जो बाघ हैं वो क्या है भी, बिल्ली यानी कैट के अंदर आ जाएंगे, CAT कैट। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, तो कुछ बिल्लियाँ हाथी है क्या, कुछ बिल्ली है वो हाथी वाले डायग्राम को काट रही है क्या, काट रही है, और कुछ हाथी बाघ है क्या, हाथी वाला जो डायग्राम है वो बाघ वाले सर्कल को काट रहा है क्या, बिल्कुल काट रहा है। और कुछ बिल्लियाँ चूहे है क्या, जो बिल्ली है वो चूहे वाले सर्कल को काट रही है क्या, बिल्कुल काट रही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा दोनों तीनों के तीनों सही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है, तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी किस भारतीय राज्य के पास किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति
उत्पादन क्षमता है तो वो महाराष्ट्र के अंदर है भी, महाराष्ट्र, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 29 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो भी, मैंने वो संख्याएं मान ली, एक तो x और एक y है, दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 29 का है, तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में कितना है, 29 हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी एक संख्या का 25%, एक संख्या का यानी x का 25% दूसरी संख्या के यानी y के 30% से 7 अधिक है। अब y के 30% से 7 अधिक है तो इसका y का 30% यानी 30/100, 30y/100, और क्या है भी 7 अधिक है तो प्लस कर दो 7। अब इसके अंदर है वो ये तो आपके पास में हो जाएगा x 25x/100 बराबर में, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100, 30y प्लस में 700। अब 100 से 100 काट दो भी। अब ये आपके पास में समीकरण बन गई एक 25x माइनस का 30y और बराबर में 700, बराबर में 700। अब इसको आप 5 से काट दो, 5 5 25 यानी 5x माइनस में 6y और बराबर में आपके पास में ये बचेगा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 14 5 70 यानी 140। ये समीकरण नंबर 2 बन गई और ये समीकरण नंबर आपके पास में 1 है। अब समीकरण नंबर 1 को क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो। समीकरण को 1 को 5 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 5x माइनस में 5y बराबर में 5 से 5 नहीं 45, 4 5 2 10 और 4 145। अब इस यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो ये हो जाएगा आपके पास में 5x माइनस में 5y बराबर में 145। तो यहाँ से घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा तो ये कट गया और इसमें बच गया माइनस का 6y। कितना बचेगा, माइनस का 6y बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे आपके पास में बचेगा 5, वो भी किसका, माइनस का। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, एक बार इसको 5 से गुणा किया हमने तो ये हो जाएगा 5 नहीं 45 और 45 4 और 14 145 हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में इसमें 14 5 70 140, तो y का मान आपके पास में क्या आ जाएगा, y का मान आपके पास में आ जाएगा ये 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अभी। अब यहाँ पे देखो 6x 6y माइनस का है और 5y प्लस का है, तो यहाँ पे आपके पास में माइनस का क्या बचेगा अभी, y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। तो y बराबर आपके पास में कितना आ गया, 5, y का मान 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 में रख दो भी, समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 5 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 29 प्लस में 5, 29 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 34। तो x का मान कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो x का मान 34 है और y का मान 5, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो टावर के आधार से नाव की दूरी आपको बतानी है भी। एक टावर है कितना मीटर ऊंचा है भी, 180 मीटर ऊंचा है, और उससे यहाँ से और उस दुश्मन की नाव को देख रहा है। यहाँ पे कोई नाव है मान लो, अब उसको देख रहा है और उसके साथ में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये मान लेता हूँ x है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर में क्या होता है, 180 अपॉन में x। आपको तो चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 अपॉन में √3। तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो 160 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 को लिख सकता हूँ 60 × 3, 60 × 3 और अपॉन में क्या है, √3 है। अब 3 है, इसको √3 × √3 लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 60√3 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर हो 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम में
लिए गए तीन क्रमागत आरोही क्रम में लिए गए तीन क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 3 और 4 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है तो उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे तीन क्रमागत पूर्णांक लिए गए, तो x हो गया, एक हो गया x प्लस में 1 और एक हो गया x प्लस में 2। अब क्या कर रहा है, ये इसको 2 से गुणा कर रहा है और इसको 3 से गुणा कर रहा है और इनको 4 से गुणा कर रहा है। ठीक है, अब गुणा करने के बाद में जोड़ने से प्राप्त 74 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे गुणा करने के बाद में जोड़ता है तो ये क्या है, 74 के बराबर आता है। तो ये देखो भाई 2x हो गया, ये तो प्लस में 3 से गुणा करो, 3x प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 8 और बराबर में क्या है 74। तो यहाँ पे 2 और 3 5 और 3 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9x और 8 और 3 11 और 11 ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 74 में से 11 जाएगा तो आपके पास में 63 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। x का मान है वो आपके पास में 7 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या है क्या, एक तो x थी, एक x प्लस में 1 थी और एक x प्लस में 2 थी। x का मान 7 7 और 2 9, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है। रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है, अधिक काम कर सकता है और काम पूरा करने में 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा आपको बताना है भी। ये मोहन है, ये रजनी है और ये रिजवान है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं भी मोहन की तुलना में रजनी को 25% कम काम पर 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। तो रिजवान मान लेता हूं मैं 100% काम करता है, तो मोहन है वो 20% अधिक काम करेगा तो 120 हो जाएगा। अब इसमें बोला है भी रजनी है ना वो मोहन से 25% कम कुशल है। तो यहां पे मैंने मान लिया भी 120 का 75% ज्ञात कर लो भी। 120 का 75% कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 120, 30 तिया 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अब इसमें काट दो, जो कट रहा है वो 0 से 0 काट दो भी। ये उसकी कार्य कुशलता आ गई भी। अब यहाँ पे कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लाभ का बंटवारा होगा। 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 10 31, 31 बराबर कितना आ जाएगा 930 रुपये। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान है वो 30 आ जाएगा। आपको ज्ञात किसका करना है, मोहन का हिस्सा। तो मोहन है वो 12 रुपये, मोहन का हिस्सा 12 है तो 12 से गुणा कर दो, 12 तिया 36, 360 रुपये आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 6 व्यक्ति है, सीमा वेबो, अजय, मनीषा, तुलिका और अनन्या का जन्म 6 भिन्न राज्यों में हुआ, जिनके नाम असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और राजस्थान है, लेकिन वे आवश्यक रूप से इस क्रम में नहीं है। वे सभी 6 अलग अलग खेल खेलते हैं, जिनका नाम शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, बैडमिंटन और क्रिकेट है, लेकिन वे इस क्रम में आवश्यक रूप से एक क्रम में नहीं है। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ। ए से अनन्या का जन्म है वो गुजरात में हुआ और क्रिकेट खेलती है भी। ये क्रिकेट खेलती है। उसके बाद में अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता। अजय वो शतरंज और लूडो नहीं खेलता। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा वह फुटबॉल खेलता है भी। तो बिहार के अंदर जन्म हुआ और क्या खेलता है भी, फुटबॉल खेलेगा ये। उसके बाद में आगे बोला भी सिम्मा हॉकी खेलती है, तो ये लो सिम्मा, और सिम्मा हॉकी खेलेगी तो यहाँ पे हॉकी खेलती है लिख दो। उनका जन्म असम और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ था। तो मनीषा का जन्म है वो कहाँ पे हुआ, ये राजस्थान के अंदर हुआ। उसके बाद में आगे इसने बोला है और बैडमिंटन खेलती है, और ये बैडमिंटन खेलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। अब इसने बोला है भी अजय का जन्म किस राज्य में हुआ। अब देखो भी अजय का यहाँ पे एक कंडीशन अजय की दे रखी है भी, अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता। अब टोटल 6 खेल है अपने पास में, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन।
टोटल है वो 7, टोटल अपने पास में कितना है अभी, टोटल आपके पास में 6 खेल है, 6 खेल है। तो यहाँ पे इसने क्या है 4 खेल तो यहाँ पे आ गए इसके, और 2 खेल ये खेलता नहीं है, शतरंज नहीं खेलता, ये शतरंज नहीं खेलता, और ये क्या है लूडो नहीं खेलता। तो आपके पास में कंडीशन इसकी एक ही बची है अभी, कंडीशन इसकी एक ही बची है ओनली फॉर कौन सी, ये बिहार वाली। तो यहाँ पे इसमें अजय यहाँ पे आ जाएगा, अभी अजय है वो यहाँ पे आ जाएगा। अजय का जन्म कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ, और वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो अजय का जन्म कहाँ पे हुआ, बिहार के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था, तो वो भरतमुनि ने लिखा था। वे नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो वो किसने लिखा था, तो वो भरतमुनि ने लिखा था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। आगे चलता हूं 2020-21 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी, तो FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को इसने डिजाइन किया था, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस बोलते हैं, और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो वो आपका आर्टिकल 16 हो जाएगा। अभी आर्टिकल 16 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा सर्पगंधा। सर्पगंधा पौधा है जिससे क्या है रक्तचाप का उपचार किया जाता है। भी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना भी रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, और उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है ये आपको बतानी है। भी धनराशि सेम निवेश की थी, मैंने मान लिया भी 100 रुपये उसने क्या है निवेश किया था। अब यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा इसका, फिर ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज है वो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, और बराबर में माइनस यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू दूसरी कंडीशन में 2 वर्ष है और 7 दर है और अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास है 5 × 15 ब्याज आ गया, और इसका 7 × 2 = 14 ब्याज आ गया। हमारे अनुसार तो उसका अंतर है वो ब्याज का 1 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है भाई 30 रुपये आ रहा है, तो 1 का मान 30 आ गया। मान किसका ज्ञात करना है, 100 का। धनराशि ज्ञात करनी है, 100 आपने मानी है, तो 3000 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 2019 में ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था, भी एस अरविंद बोबडे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 15% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और इतिहास में 39% विद्यार्थी वो अनुत्तीर्ण हुए। अब 3 विषय है, एक तो आपका है अर्थशास्त्र इकोनॉमी, एक आपका है हिस्ट्री, और एक आपका है जियोग्राफी। अब ये आपका इकोनॉमिक आ गया, ये आपका हिस्ट्री आ गया, और ये आपका जियोग्राफी आ गया। अब इसमें 41% है, और भूगोल में 35% है, और यहाँ पे इतिहास में 39% है। अब इसने बोला है भी तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी है वो अनुत्तीर्ण हुए, तो तीनों में 5%, तो यहाँ पे तीनों में 5% आ जाएगा। उसके बाद में आगे इसने बोला है भी अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% यहाँ पे आएगा। अब देखो भी 5% तो पहले से है, भी तीनों के अंदर 5% कॉमन है,
और 14% है वो अर्थशास्त्र और भूगोल के अंदर है। तो इसका मतलब है भाई 14 में से 5 और निकाल दो आप, 14 में 5 और निकालोगे तो ये आपके पास में बचेगा 9, यानी 9% है वो आपका अर्थशास्त्र और भूगोल के अंदर आ गया। अभी आप देख लो भी अर्थशास्त्र और भूगोल के अंदर आपसे पूछे तो 9 और 15 14 हो गया ना। उसके बाद में आगे देखो भी भूगोल और इतिहास में 21% है, भूगोल और इतिहास में 21% है, 5 पहले से है तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 और 5 21 हो जाएंगे। उसके बाद में इतिहास और अर्थशास्त्र में 18 है जिसमें 5 पहले से आया हुआ है तो इसमें कितना हो जाएगा भाई 13 आ जाएगा, 13 और 5 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसने पूछा क्या है, तो इन विद्यार्थियों का प्रतिशत याद कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में है। टोटल अर्थशास्त्र में कितने भी 41 है, टोटल यानी कुल 41 है, केवल अर्थशास्त्र में पूछा है। तो केवल अर्थशास्त्र में पूछा तो इसका मतलब 9 + 5 + 13 ये जोड़ करके 41 में से घटा दो तो ये हो जाएगा 9 और 5 है 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 14 और 3 17 यानी 1, और उसके बाद में ये हो जाएगा 27। अब 41 में से 27 घटाओगे तो 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी 14% आ जाएगा। केवल अर्थशास्त्र में कितने फेल हुए, तो केवल इकोनॉमी में फेल है वो 14% हुए भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था। तो प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब पुरुष टीम के अंदर वो भारत ने जीता था भी, अपने भारत ने। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा से विभाज्य होगा। अब देखो भी कोई भी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है 2 है, और उसके बाद में सम संख्या कौन सी आती है 4 आती है। इसका गुणनफल देख लो किससे विभाजित होगा, 4 2 8, 8 से विभाजित हो रहा है। तो आगे देखो भी 4 है और उसके बाद में अगला क्रम 6 है, ये कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 आ गया, वो 24 है वो 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमेशा की बात कर रहा है ये, हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है अभी, 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 6 और आगे की संख्या कितनी है 8 है, तो 6 8 है 48। अब ये 48 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 8 × 10 ये कितना है 80 है। अब ये देखो 80 है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से भी डिवाइड नहीं होगा और 16 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से हमेशा डिवाइड होगा भी, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याएं होनी चाहिए और उसका गुणनफल है वो हमेशा और हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी पानी का एक ड्रम है, पानी का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है। जब उनमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है, तो 1/2 भरा रह जाता है। अब यहाँ पे अगर भाग की बात करें भी कितना भाग निकाल दिया, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 3 माइनस में 2 2 4 2, तो ये आपके पास में 1/4 निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया। लेकिन वो बोल रहा है 9 लीटर निकाल दिया भी। 1/4 का मतलब क्या होता है भी, टोटल 4 भाग थे उसमें से 1 निकाल दिया, और 1 का मान कितना निकाल रहा है भी, ये 9 बता रहा है, तो 1 का मान 9 बता रहा है। टोटल कितने भाग थे भी 4 थे, 1 में 9 लीटर पानी आता है, तो 4 में कितना आ जाएगा, तो 9 चौका 36, तो यहाँ पे उसकी क्षमता बतानी है तो 36 लीटर हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, WWW का आविष्कारक या फिर आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था भी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेव ये इसकी फुल फॉर्म होती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। कोयले को छाना जाता है, कोयले को क्या किया जाता है भी, छाना जाता है। तो यहाँ पे झार लगाई जाती है, झरिया झारखंड, जैसे झरिया जैसे झारखंड, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। कोयले का सर्वाधिक भंडार है वो झारखंड में है अभी। आगे देखो भी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में स्कूल से घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल के घर तक की समान दूरी तय करने के लिए अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो भी टोटल पहले अपन देख लेते हैं भी दूरी कितनी है, दूरी कितनी है अभी 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता है, 1.5 घंटे के अंदर कितने दूरी कवर करेगा वो दूरी देख लेते हैं। तो 5 × 1.5, तो ये कितना आ जाएगा भाई 15
575 यानी 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे टोटल जो दूरी है स्कूल और घर के बीच में वो कितनी 7.5 किलोमीटर की है। अब इसने बोला भी इस समय को 20% कम करना है। अब पहले कितना लग रहा था 1.5 लग रहा था, अब इसको 20% कम करना है, तो इसका मतलब 80% रखना है अपने को। 20% कम करेंगे तो 80% रखेंगे, तो यहाँ पे 1.5 का 80% निकाल लो, तो 0 से 0 काट दो भी, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 25 चौका 100। अब 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 5 25, 5 5 25 और 3 2 6, 6/5 आ गया अभी, यानी 20% कम करेंगे तो 6/5 आ गया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं भी 6/5 घंटे ये आपके पास में समय आ गया, और दूरी कितनी कवर करनी है 7.5 किलोमीटर की। तो 7.5 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है कितने में 6/5 घंटे में। ये 5 नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा भी, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 0 लग जाएगा। 5 से कम 5, 12 5 60, और इसके बाद में आपको क्या है प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब समय कितना आ गया, तो अब जो समय लगेगा वो आपके पास में आ जाएगा 75/12। कितना आ जाएगा भाई 75/12 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 12 5 60 और 12 5 60 और 12 6 72, बच गया कितना 3 30, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 72 3 30 आ गया, और 12 2 24 और 12 5 60। अब देख लो भी 6.25, पहले चाल कितनी थी 5 किलोमीटर थी, पहले चाल 5 किलोमीटर पर घंटा थी, और अब उसको चाल 6.25 किलोमीटर पर घंटा करनी पड़ेगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी 5 से 6.5, तो 5 से 6.5 तो 1.5 की वृद्धि होगी। अब ये वृद्धि कितने पे हुई है 5 के ऊपर हुई है, इंटू 100, तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 125 होता है, तो 25% की वृद्धि होगी, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का चालन किसके बीच में हुआ था, तो बंबई और ठाणे के बीच में हुआ था भी, बंबई और ठाणे के बीच में, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए, तो तमाशा हो जाएगा भी, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो भारत की जो घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी के अंदर है वो रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। घाघरा नदी है ये गंगा की सहायक नदी है भी, ये गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है बीट 36। ये देखो भी 556 और यहाँ पे y दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है, और ये बता रखा है आपको 90 से विभाजित है। अब एक बात ध्यान में रखना भी 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 10 लिख सकता हूँ भी। अब ये संख्या 10 से विभाजित करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया भी x का मान तो 0 आएगा लाजमी, 100 में से 101%। और उसके बाद में 9 से अब डिवाइड करेंगे, 9 से विभाजकता का नियम लगाओगे तो इस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी यह संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो देखो भी 3 और 5 8, 8 और 4 14। अब 14 को 18 बनाने के लिए आप इसमें कितना मिलाओगे, तो 4 मिलाओगे, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 4 आ गया भी। x का मान 0 है और y का मान 4 है, आपको पूछा क्या है y माइनस में x पूछा है, तो y यानी 4 माइनस में 0 बराबर 4, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारत में जोन बिल मेला। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है बार्टर सिस्टम का उपयोग है वो अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है या फिर कौन से राज्य में होता है, तो ये असम के अंदर होता है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोन बिल मेला असम में लगता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ए बी सी डी ई और एफ। अब क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा, उसके बाद में बी सी डी ई एफ और जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। उसके बाद में एफ जी एच आई जे और के, अब आ जाएगा के, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया, तो
तो वो नाम है आपका आदित्य L1। क्या है भी? आदित्य L1। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया, यानी तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, और यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये तनवीर हो गया, ये वाई से यूसुफ बन गया, और ये सचिन बन गया। तो मैंने मान लिया भी सचिन ने एक प्रकार से 100 का भुगतान किया, या फिर 100 मान लो, या फिर 100 न मान करके आप एक ऐसी संख्या मानो जो 3 और 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो 3 और 2 का एलसीएम मान लो, 6 मान लेता हूं मैं। अब यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने सचिन के 1/2 का भुगतान किया। सचिन का कितना है? 6। तो यूसुफ का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आगे इसने बोला भी तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग है वो भुगतान किया। तो यूसुफ का कितना? 3 है, तो इसका 2/3 भुगतान करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भुगतान किया। अब इसने बोला है भी यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय, यूसुफ द्वारा किए गया कुल व्यय का भिन्न कितना है। तो कुल व्यय कितना हो गया? यहाँ पे देख लो भी, 6, 3, 9 और 2 11, कुल व्यय 11 है। और उसका यूसुफ ने कितना व्यय किया? तो यूसुफ ने 3 व्यय किया, तो 3/11। तो यूसुफ का भिन्न के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 3/11 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया था? तो वो शाहरुख खान ने किया था। भी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे इसने 7 प्लस किया, यहाँ पे इसने कितना प्लस किया? अभी इसने 8 प्लस कर दिया, 8 और 3 11। उसके बाद में इसने यहाँ पे 8 प्लस कर दिया, और यहाँ पे इसने 16 प्लस कर दिया भी, और यहाँ पे इसने 24 प्लस कर दिया। 24 नहीं किया, यहाँ पे इसने कितना प्लस किया? अभी 8 प्लस कर दिया, और पहले 16 प्लस किया, फिर 8 16, और फिर इसने 8 और इसमें से माइनस करके देख लो भाई, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 32। यानी पहले 8 प्लस किया, फिर 16 प्लस किया, फिर 32 प्लस किया, और अब 64 प्लस करेगा। यानी 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। तो 59 के अंदर 64 जोड़ोगे तो 9 और 4 13, 1 और 6 और 5 11 और 1 12, तो 123 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर आपको 5 दे रखा है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाता है और बड़ी संख्या से 20 जोड़ा जाता है, तो ये अनुपात है वो आपके पास में कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है कितना होगा। अब मैंने छोटी संख्या और बड़ी संख्या यानी 2 संख्याओं का अनुपात यानी x माइनस वाई, 2 संख्याओं के बीच का अंतर आपको 5 दे रखा है। तो x माइनस वाई बराबर 5। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? भी छोटी संख्या y है, और बड़ी संख्या कौन सी है? x है। अब इसने बोला भी छोटी संख्या से छोटी संख्या से 25 घटाया जाता है। अब छोटी संख्या क्या है? y है, इसमें से 25 घटाया जाता है, तो 25 माइनस कर दो। और उसके बाद में इसने बोला है आगे बड़ी संख्या में से 20 जोड़ा जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? अभी y है, x है, और इसमें क्या है? 20 जोड़ा जाता है, और बराबर में ये क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा x प्लस में 20 बराबर में आपके पास में 2y माइनस में 50। अब इस 2y को इधर लेके आ जाओ, तो ये आपके पास में बनेगा x माइनस में 2y, और इस 20 को इधर भेज दो, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा? 20 और 50 70 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 5। तो घटाओगे तो निशान चेंज होगा, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा। भी घटाओगे तो निशान चेंज होगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये आपका प्लस का बन जाएगा, और ये आपका माइनस का बनेगा, और ये आपका माइनस का बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये माइनस का 17 है, भी ये माइनस का 17 यानी 50 माइनस का है, और ये 20 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में बन जाएगा, ये तो कट गया, और ये आपके पास में बन गया माइनस का y बराबर में
माइनस का 75, तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आपके पास में कितना आ गया, 75 आ गया। y का मान आपके पास में 75 आ गया। तो आपको बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है तो दोनों का अंतर कितने का है, 5 का है। y क्या है, छोटी संख्या है यानी 75, तो x कितना आ जाएगा, तो दोनों का 5 का अंतर है तो इसका मतलब 5 बड़ी है तो 80 आ जाएगा भी, यानी x कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे छोटे कोण की माप बतानी है, यानी एक कोण का मान 1 और 2 दे रखा है इसने, फिर मैं मान लेता हूँ भी उन दोनों कोणों का मान है वो 1 का तो 1 और 1 का 2 है, और इसने आगे ये बोला भी इन कोणों का योग है वो तीसरे के बराबर है। तो तीसरे के बराबर है तो ये तीसरा हो गया, भी दोनों कोणों का मान है वो 1 + 2 = 3, तीसरे के बराबर हो गया। तो यहाँ पे पहला कोण 1 हो गया, दूसरा कोण 2 हो गया, तीसरा कोण 3 हो गया, और तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों का कोण का योग कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 बराबर में 180। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा, 30, 1 का मान 30 आ जाएगा। आपको पूछा क्या सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण है क्या 1, तो 1 का मान 30 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब देखिएगा यहां से 72 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हमें दे रखा है। इसने दिया है कि कॉस स्क्वायर 270 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 180 माइनस में थीटा, साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा। अब 4 चतुर्थांश होते हैं इस प्रकार से, आपको पता है ये होता है हमारे पास में 90 माइनस थीटा, और ये होता है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये होता है 90 प्लस थीटा, ये जाता है 90 प्लस थीटा में, और 180 माइनस थीटा में, ये जाता है हमारे पास में 90 माइनस थीटा में, और 360 प्लस थीटा में, ये जाता है फिर 180 प्लस थीटा में, 270 माइनस थीटा में, और ये जाता है 270 प्लस थीटा में, और 360 माइनस थीटा में। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। तो आपको पता है कि कॉस 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आ गया, तीसरे चतुर्थांश में माइनस का रिजल्ट होता है, लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा। और कॉस 270 माइनस थीटा ये चेंज किस पे होता है, इस पे चेंज होता है, इस पे चेंज होता है, इस पे नो चेंज होता है, इस पे नो चेंज होता है। तो कॉस 270 माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा माइनस के साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ गई, माइनस का चिन्ह है, साइन स्क्वायर ये बनेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 है, 180 पे कभी चेंज नहीं होता, तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा, या फाई या थीटा जो भी है, प्लस में साइन स्क्वायर π/2, पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 का भाग देंगे 90, यानी साइन 90 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन स्क्वायर 270 माइनस में थीटा, 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आ गया, और तीसरे चतुर्थांश में आपको पता है कि साइन का मान नेगेटिव होता है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपके पास में क्या रिजल्ट बन जाएगा, 270 पे है तो चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, रिजल्ट क्या बचा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहां पर फहराया गया था भी, तो ये जर्मनी के अंदर फहराया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1907 के अंदर भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको सरल करना है। यहाँ पे सरल करना है तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट को हल करोगे तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाओगे तो आगे वाली जो संख्या वो चेंज हो जाएगी, यानी 3/1 हो जाएगा ये। तो 3 से 3 कैंसिल कर दोगे आप, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 है वो 9/5 से गुणा होगा तो ये 9/5 ही हो जाएगा। उसके बाद में इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये 3/5 हो गया। उसके बाद में ये आगे वाली संख्या चेंज हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे गुणा का निशान लगेगा तो ये हो जाएगा 12/5। कितना आ जाएगा भाई, 12/5 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये आपके पास में हो जाएगा 9/3, 9/3, और माइनस में ये आ जाएगा 3/5। अब यहाँ से ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9/5, ये क्या आ जाएगा भाई 9/5, यहाँ पे 5 है अभी नीचे, 9/5 माइनस 3/5, तो ये आ जाएगा 5, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 9 में से 3 गया 6, तो ये 6/5 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो फोटोन है ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर है, ये भाषा है कंप्यूटर की, फोटोन भाषा है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 76 नंबर क्वेश्चन। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से स्तर में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन हुआ था, तो ये 1907 के अंदर हुआ था भी, और सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था भी। सूरत अधिवेशन के अंदर 1907 में चरमपंथी और नरमपंथी है उनका विभाजन हो गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार के बीच में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, तो ये है भी अम्ल और क्षार। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विद द वाटर इज एक्सोथर्मिक, यानी अम्ल और क्षार को जब जल के साथ मिलाया जाता है, अम्ल और क्षार की जब जल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो प्रक्रिया है वो उष्माक्षेपी होती है भी। उष्माक्षेपी एक होती है उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब होता है जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए उष्मा देना पड़े, वो होती है उष्माशोषी, और एक होती है उष्माक्षेपी। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है भी। उष्माक्षेपी जिस अभिक्रिया को होने के बाद में उष्मा प्राप्त हो तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों को क्या करते हैं, अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या है, उष्मा मिलती है भी, तो उससे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, दोनों कंडीशन के अंदर, अम्ल और क्षार दोनों के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्लूकोज के अणु में टूटता है, तो ग्लूकोज अणु होता है वो C6H12O6 होता है भी, और ये है वो टूटता है पायरुविक अम्ल के अंदर, 2 पायरुविक अम्ल के अंदर टूटता है, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H4O3, ये पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला है। तो 2 पायरुविक अम्ल के अंदर टूटता है, और ये प्रोसेस है वो आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो आपका कोशिका द्रव्य केंद्र होता है भी। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाती है, और 2 वर्षों के बाद में 9,680 हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आपको क्या है, ये तो 3 वर्ष का है, और ये यहाँ पे क्या है 2 वर्ष का दे रखा है, तो इसको ऊपर लिख दो। जो ज्यादा है ना 3 वर्ष का है उसको तो ऊपर लिख दो, और 2 वर्ष का है उसको लिख दो आप नीचे। और आपको क्या है तब तक इसको सरल करते जाना है, तब तक कि ये यानी डिवाइड होता जाए। तो ये डिवाइड होकर के इस प्रकार से आपका ये बनेगा 11, और यहाँ पे ये बन जाएगा 10। आप काट लेना, ये पहले 2 से काटना, उसके बाद में ये चलता जाएगा, और उसके बाद में ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 10। उसके बाद में यहाँ पे ये 10 से 1 हो गया, 10 से 11 हो गया, यानी 1 की वृद्धि होगी। कितने पे हुई है, 10 के ऊपर वृद्धि हुई है, इंटू 100% निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल करते हो तो 10% इसकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें मान रखना आपको। तो 40 माइनस गुणा का अर्थ क्या है +20, भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ -28, और माइनस का अर्थ है भाग 4, और प्लस का अर्थ है गुणा 2। अब देखो भी
4 एकम 4, 4 साते 28, 7 दुए 14 और 40 और 20 60 और 60 में से 14 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा भाई 46 बच जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, देवेशी का अतिथियों से परिचय करवाते हुए, देवेशी है इसका अतिथियों से परिचय करवाते हुए आशीष ने कहा उसके पिता, यानी देवेशी के पिता है वो, आशीष बोलता है देवेशी के पिता, इसके पिता मेरे दादाजी के, यानी आशीष के दादाजी के इकलौते बेटे के बेटे हैं। इकलौता बेटा यानी आशीष के दादा, ये आशीष का दादा है, इसका इकलौता बेटा और उसका इकलौता बेटा, तो इसका मतलब आशीष खुद हो गया भी। तो आशीष खुद हो गया तो इसका मतलब ये हो गया भी देवेशी है वो आशीष की पुत्री है और आशीष है वो देवेशी का पिता है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको ये दे दिया 2.697 प्लस में 0.498 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे दे दिया 2.697 माइनस में 0.498 का स्क्वायर, लगभग मान ज्ञात करना है आपको। अब देखो भी इसके अंदर इस पूरे को मैं a मान लेता हूँ भी, ये पूरा a है और ये पूरा आपका क्या है b है, तो ये पूरा a यानी a की स्क्वायर और माइनस b की स्क्वायर, तो ये a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी कर दो भी, तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो एक बार प्लस हो जाएगा ये 2.697 प्लस में 0.498, ठीक है, और बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 2.697 और माइनस का 0.498, उसके बाद में एक बार आपने प्लस कर दिया और एक बार आपको माइनस करना है, तो एक बार माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2.697 प्लस में 0.498 और यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2.697 और ये फिर बाहर माइनस का निशान है यहाँ पे, तो माइनस का है तो अंदर क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.498। अब देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपके पास में ये बन जाएगा, यानी ये जो प्रक्रिया है ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये देखो ये आपका माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर आप जोड़ दो भी, 2.697 को 2.697 के साथ में जोड़ दो और उसके बाद में यहाँ पे ये 0.498 को 0.498 के साथ में जोड़ दो भी। अब इसके अंदर देखो भी 2.697 को 2.697 के साथ में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5.394, उसके बीच में गुणा का निशान है, उसके बाद में 0.498 का 0.498 के साथ में जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 0.996 आ जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में हो जाएगा 5.3724, इस प्रकार से आएगा। तो लगभग में आपको मान पूछा है तो 5.73 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने की शुरुआत की है, तो विजन 2021 की शुरुआत की है भी, विजन 2021 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, पहला होता है राष्ट्रपति का, पहला राष्ट्रपति होता है और दूसरा उपराष्ट्रपति होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की संख्या कितनी है, 2010 से 2014 के दौरान, तो 2010 में 30 है और 2014 में 35 है, तो 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है, तो सभी का ऐड करो भी, सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस में 42.5 प्लस में 35
प्लस में 27.5, तो 27.5 प्लस में और 35, तो ये आपके पास में आ जाएगा 170। कितना आ जाएगा भाई? 170 आ जाएगा। 170 और उसके बाद में इसने औसत पूछा है भी 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास मुझे 5 तिया 15 बच गया। कितना भी? 5 तिया 15, 2 500 का 20 यानी 34 आ गया। अब ऊपर आपको ये संख्या दे रखी है, वो कितने में दे रखी है अभी? ये जो संख्या दे रखी है वो 100 के अंदर दे रखी है अभी। 100 के अंदर दे रखी है तो 100 से गुणा कर दो भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3400। कितना आ जाएगा भाई? 3400 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे आपको ये याद करना है भी, यदि सभी 7 कॉलेजों के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है, तो अंग्रेजी वाला कौन सा है? तो अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या है वो 2800 है। तो पाठ्यक्रम में कितने छात्र एम और एस कॉलेज में नामांकित है? तो यानी 100% का मान आपको कितना दे दिया? 100% का मान 2800 दे दिया, तो 1 का मान 28 आ गया। 1 का मान 28 आ गया, तो एम और एस, एम कॉलेज ये है 17 और एस कॉलेज ये है 14। 14 और 17 कितने हो जाएंगे भी? तो 14 और 17 31 हो जाएंगे, तो 31 से गुणा करवा दो भी, तो ये हो जाएगा 8 2, ये हो जाएगा 24 और बच गया कितना? 2 6 2 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 6 और 8 868 हो जाएगा अभी। 868 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी, इसके अंदर परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन जिम ए इन 2018 ग्रेटर देन दैट हु जॉइंड जिम डी इन 2016। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे आपको पूछा है भी 2018 में जिम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या। तो 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 278 है, तो ये लो 278। और उसके बाद में इसने बोला है बी 2016 में जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे 2016 के अंदर है वो जिम डी के अंदर है वो शामिल होने वाले संख्या कितनी है? 239 से कितनी अधिक है? अभी पहले तो ये देखो भी कितनी अधिक है। तो 239 इसमें से माइनस करोगे तो 18 में से 9 गया 9, और ये बच गया आपके पास में 6 3 39, यानी 39 अधिक है अभी। कितना है? 39 अधिक है। किससे? 239 से अधिक है इंटू 100। तो यहाँ पे 3900 के अंदर है वो आपको भाग देना है अभी, लगभग में मान आएगा ये, अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। यहाँ पे इसने यही पूछा भी 3900 के अंदर भाग देना है 239 का, तो ये आपके पास में 16.31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16.31 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आपको पूछा है परसेंटेज, तो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16% के बराबर आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें यहाँ पे देखो भी, वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में बिके बल्लों की संख्या के बीच अंतर कितना है, ये आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे इसने बोला है भी ये जो आपको दे रखा है वो आपको 100 के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला जो परसेंटेज दे रखा है ना, वो बिना बिके बल्लों का परसेंटेज दे रखा है, यानी 2010 के अंदर 20% बल्ब जो 20% बल्ले हैं वो नहीं बिके, तो इसका मतलब 80% बल्ले बिके। और 2014 के अंदर है वो 14% बल्ले हैं वो नहीं बिके, तो इसका मतलब 76% बल्ले बिके हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको 100 के अंदर दे रखा है भी, इसका मतलब है भी 2000, ये मैन्युफैक्चरिंग इन 100, यानी बैट, नंबर ऑफ बैट मैन्युफैक्चरिंग इन 100, तो 100 के अंदर है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग, यानी 2010 के अंदर 30 है, तो इसका मतलब हो गया भी 3000, यानी 2010 के अंदर है वो 3000 बल्लों का निर्माण हुआ, और 2014 के अंदर है वो 3500 बल्लों का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब हो गया भी 100% का मान आपके पास में कितना आ गया? 3000 आ गया। अब 1% का मान कितना आ जाएगा? तो 1% का मान 30 आ जाएगा। आपको चाहिए
किसका, 80 का मान चाहिए, तो 80 का मान चाहिए तो 2010 के अंदर 2400 बल्लों का निर्माण हो गया। उसके बाद में आगे इसने बोला है भी 2014 में देख लो भी, 2014 के अंदर 100% का मान है वो 3500 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 35। अब यहाँ पे आपको ज्ञात किसका करना है, 76% का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 76 से, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 2660 आ जाएगा। अब यहाँ पे अंतर पूछा है भी 2010 और 2014 के बीच में अंतर कितने का है, तो देख लो 260 का अंतर है, तो आपका राइट आंसर देख लो भी, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ये ABHIMANY और U, इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है BAIJNBOUY। अब इसमें देखो भी स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 को क्या कर रहा है, क्रॉस कोडिंग करवा रहा है, बाकी सभी में क्या है एक एक जोड़ रहा है, ये बाकी सभी में एक एक जोड़ रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर भी यही कर दो भी, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 है वो इनको क्रॉस कोडिंग करवा दो, तो ये हो जाएगा A और ये आ जाएगा K और यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा R। उसके बाद में प्रत्येक में एक एक जोड़ दो तो R आ जाएगा, R आपका S में चला जाएगा, M है वो आपका N में चला जाएगा, P है वो आपका Q में चला जाएगा और U है वो V में चला जाएगा और T है वो आपका T है वो U में चला जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 किग्रा है और बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 केजी के बजाय 76 केजी पड़ा गया, यानी पढ़ना तो था 66 केजी और पड़ा गया 76 केजी, इसका मतलब ज़्यादा पड़ा गया, और ज़्यादा कितना पड़ा गया, तो 10 केजी ज़्यादा पड़ा गया, तो इसका मतलब 10 केजी कम करना है आपको। औसत क्या होता है, औसत होता है एक प्रकार से यहाँ पे मिड वैल्यू होती है, तो 65 केजी आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया भी 20 लड़कों का, यानी 65 इस प्रकार से अभी, तो यहाँ पे ये जो 10 केजी कम होगा, 10 केजी ज़्यादा पड़ा गया, तो इसका मतलब 10 केजी कम करना है, 10 केजी कम करना है, तो ये 20 लड़कों में कम होगा भी, प्रत्येक के अंदर है वो कम होगा, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 केजी, यानी आधा केजी कम करना है, आधा केजी कम करना है, तो यहाँ पे 65 में कम कर दो भी, तो 65 के अंदर है वो 0.5 कम करोगे तो ये हो जाएगा 64.5, कितना आ जाएगा 64.5, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पेंटर है वो वर्ष के साथ में रिलेटिव है, पेंटर का वर्ष होता है, तो इसी प्रकार से ऑथर यानी लेखक है वो कलम पेन से लिखता है भी, पेंटर है वो वर्ष से पेंटिंग करता है, ऑथर है वो पेन से लिखता है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, ऑथर होता है लेखक। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे 5 प्लस का मतलब क्या होता है -6, माइनस का अर्थ क्या होता है गुणा 75 और भाग का अर्थ होता है भाग 15 और गुणा का अर्थ होता है भाग और भाग का अर्थ होता है +30, तो यहाँ पे 15 एकम 15, 15 5 75 और उसके बाद में 5 का 30, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 30 और प्लस का 30, तो 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 5, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब रीड द फ्लोइंग सेट ऑफ सेंटेंस ABCD। अब इसमें आपको बोला गया है भी निम्नलिखित कथन ABCD को पढ़ें और उस सेट का चयन कीजिए जिसका तीसरा कथन पहले 2 का तार्किक निष्कर्ष है। अब इसमें पहला दे रखा है इसने भी, राहुल एक अभिनेता है और अभिनेता स्मार्ट होते हैं, राहुल स्मार्ट है, ये दे रखा है भी, राहुल इज एन एक्टर यानी अभिनेता है, और सम एक्टर आर स्मार्ट यानी कुछ जो अभिनेता है वो स्मार्ट होते हैं, और राहुल इज स्मार्ट यानी राहुल स्मार्ट है। उसके बाद में सम मैन आर सोल्डर्स, सम यानी कुछ जो पुरुष है वो सैनिक है, ऑल सोल्डर ऑल यहाँ पे सभी जो सैनिक है वो देशभक्त हैं, सारे के सारे जो सैनिक है वो देशभक्त है, और सम मैन आर यानी जो कुछ पुरुष है वो भी देशभक्त है। उसके बाद में ऑल क्रिकेटर्स आर, जो सभी जो क्रिकेटर है वो एथलीट है,
और कुछ पुरुष सैनिक है, कुछ सम मैन आर सोल्डर्स, यानी कुछ मैन है वो सोल्डर है यानी सैनिक है, और कुछ देशभक्त, कुछ जो पुरुष है वो देशभक्त है, कुछ जो सम मैन आर है, जो कुछ जो आपके देश पुरुष है वो देशभक्त है। और उसके बाद में डी दे रखा है आपको, सभी अभिनेता सुंदर है, ऑल एक्टर्स आर हैंडसम, अमन इज नॉट एन एक्टर, अमन इज नॉट हैंडसम, यानी अमन है वो अभिनेता नहीं है और अमन है वो सुंदर नहीं है। अब इसके अंदर आपको बताना ये था, अभी निम्नलिखित ABCD को पढ़ें और उस सेट का चयन करना है जिसमें तीसरा कथन है वो पहले दो का तार्किक है, पहले दो का तार्किक है, तीसरा कथन पहले दो का तार्किक है। तो यहाँ पे आपका ओनली फॉर बी हो जाएगा, अभी ओनली फॉर बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। बी क्या बोलता है, बी इसमें ये बोला गया भी कुछ पुरुष, कुछ जो पुरुष हैं वो सैनिक हैं और सभी सैनिक हैं वो देशभक्त हैं और कुछ देशभक्त कुछ पुरुष देशभक्त हैं। अब यहाँ पे देखो भी ये एक है, ये एक है और इसमें ये दूसरा है और ये तीसरा है। एक ए जो दे रखा है इसके अंदर ही तीन पार्ट दे रखे हैं भी। राहुल इज एक्टर, राहुल इज एक्टर, तो राहुल है वो एक्टर के अंदर आ जाएगा भी, राहुल है वो एक्टर के अंदर आ जाएगा। इसका डायग्राम ये बनेगा भी, राहुल है वो एक्टर के अंदर आ जाएगा। और सम एक्टर आर स्मार्ट, यानी कुछ जो आपके एक्टर्स हैं वो स्मार्ट है, तो ये लो एक्टर स्मार्ट हो गए, ठीक है, स्मार्ट में आ जाएंगे। और राहुल इज स्मार्ट, तो राहुल आपका स्मार्ट है तो राहुल स्मार्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब है भी आप इस प्रकार से बनेगा ये, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका, तो ये स्मार्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर है वो पहले दो, जिसमें तीसरा कथन पहले दो का तार्किक है। तीसरा जो कथन है ना ये अब पहले दो का तार्किक होना चाहिए, पहले दो का अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद में इसका बना के देखो, इसका बना के देखोगे सम मैन आर सोल्डर, कुछ जो मैन है, कुछ जो आदमी है वो क्या है, सोल्डर है यानी सैनिक है। तो ये लो सोल्डर आ गया यानी सैनिक आ गया। और सारे के सारे जो सोल्डर यानी सैनिक है वो क्या है, देशभक्त है। तो सारे के सारे सोल्डर आपके देशभक्त आ जाएंगे, ये लो देशभक्त में आ गया, डी से देशभक्त बन गया। और सम मैन आर है देशभक्त, यानी कुछ मैन है वो देशभक्त है। अब तार्किक का मतलब ये हो गया अभी ऑटोमेटिक ही ये अपने आप में आ रहा है भी, यानी तीसरा है वो पहले दो का तार्किक होना चाहिए। अब मैंने ये बनाया तो नहीं, तीसरे का अलग से बनाया तो नहीं भी, तीसरा ये बोलता है भी सम मैन आर देश, यानी कुछ जो आदमी है वो देशभक्त है। अगर कुछ आदमी देशभक्त है, सारे के सारे यानी आल जो सारे के सारे जो सिपाही हैं सैनिक है वो क्या है, देशभक्त है। तो सारे के सारे सिपाही किस में आएंगे, देशभक्त में आएंगे। तो ये लो देशभक्त में आगे, तो देशभक्त में आगे तो ऑटोमेटिक ही तीसरा ऑटोमेटिक इसमें फॉलो हो रहा है, सम मैन आर देशभक्त, यानी कुछ जो आपके देश मैन है वो भी देशभक्त है। तो कुछ देख लो भी इस डायग्राम में कुछ मैन देशभक्त है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपका ओनली फॉर बी है वो इसमें रिलेटिव हो रहा है। अगर अपन पहले के अंदर करके देखें ना तो राहुल, ये लो राहुल आ गया, ठीक है। और राहुल इज एन एक्टर, तो राहुल है वो एक्टर के अंदर आएगा, तो ये लो एक्टर के अंदर आ गया। और सम एक्टर आर स्मार्ट, तो सम एक्टर आर स्मार्ट, तो इस प्रकार से एक्टर आर स्मार्ट, तो यहाँ पे स्मार्ट वाला बन गया। अब तीसरा देखो यहाँ पे राहुल इज स्मार्ट है, राहुल स्मार्ट है, तो इसका मतलब राहुल वाले को भी इसके अंदर लेना पड़ेगा। अब ये तार्किक नहीं है, अपने को वापस इसको बनाना पड़ रहा है, भी वापस है वो डायग्राम बनाना पड़ रहा है इसका इस प्रकार से। ये इस और ये बी नंबर जो पार्ट है ना इसमें बनाना नहीं पड़ रहा तीसरे को, ये इसके ये तीसरा है वो पहले दो के ऊपर तार्किक है, निर्भर कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो इसको कोड दे रखा है जिसमें यहाँ पे आपको बताना भी किसी शब्द में अक्षर व्यवस्थित किए गए और प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या दी गई है। तो नीचे दिए गए संख्या का संयोजन इस प्रकार से चुने कि अक्षर उस रूप में व्यवस्थित हो कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो इसका स्मार्ट बन जाएगा भी, SMART, स्मार्ट, स्मार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे S आ जाएगा 4 पे, M आ जाएगा 3 पे, A आ जाएगा आपका 2 पे, R आ जाएगा 1 पे और T आ जाएगा 4, T आ जाएगा 5 पे। तो आपका ये बन जाएगा 43215, 43215 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कथन दे रखे हैं। जोन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है, जोन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं, सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं वो फिट और सक्रिय हैं, और जोन हर वर्ष विभिन्न विज्ञापनों के जोन हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करता है, ये कथन में दे रखा है। अब निष्कर्ष देखो भी सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं क्या, ये तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन जोन है वो विज्ञापन यानी मसूरी करके बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कमा रहा है, ये सही है, लेकिन सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो ये करते हैं क्या, ये अपन नहीं बता सकते। जोन फिट और सक्रिय है, ये अपन बता सकते हैं, सही है भी सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो फिट और सक्रिय है, तो जोन एक खिलाड़ी है तो इसका मतलब जोन भी फिट और सक्रिय है। जोन लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का ही विज्ञापन करता है, तो ये भी अपन नहीं बता सकते, क्या पता कोई बकवास उत्पाद हो उसका भी विज्ञापन कर ले, ऐड कर ले, ज्यादा पैसा मिल जाए उनको, तो वो भी अपन बता नहीं सकते। ओनली फॉर बी इसमें फॉलो हो रहा है, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब एम आता है 13 पे, तो 3 और 1 4, इस प्रकार से इसको 4 लिख दिया। आई आता है 9 पे, एम आता है 14 पे, 4 और 1 5, इस प्रकार से यहाँ पे 5 लिख दिया भी, ठीक है। जो 20 आता है 20 पे, टी आता है 20 पे, 2 और 0 आपस में जोड़ा तो 2 आ गया, और यू आता है 21 पे, 2 और 1 3 आपस में जोड़ा तो 3 आ गया, इस प्रकार से ये लिख रहा है। एम आता है पी आता है 16 पे, 16 पे 6 और 1 7 आ जाएगा, आर आता है 18 पे, 8 और 1 9, और आई आता है 9 पे, वी आता है 22 पे, 2 और 2 4, और ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, तो 2 और 0 2, और ई आता है 5 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 9 9 4 1 2 5, जो कि आपका राइट आंसर हो 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग कथन कौन कौन से अपने को पर्याप्त हो सकते हैं भी, त्रिभुज की भुजाओं में से एक का माप 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको पता है भी समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं है वो समान होती है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो पहला जो कथन है उससे अपन क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और दूसरा जो आपका कथन है उससे भी अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिमाप दे दिया आपको। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही क्या है, स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है भी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अपन कथन 1 से भी निकाल सकते हैं और कथन 2 से भी निकाल सकते हैं, दोनों से अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों स्वतंत्र है। आगे देखो भी 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 समान है और 1 भिन्न है। आतंकित, भयभीत और आशंकित, ये तीनों की तीनों रिलेटिव है, शांत स्वभाव का आदमी होना चाहिए, ये अलग है, ये शांत है। आतंकित है, भयभीत है और आशंकित है, ये एक प्रकार से डरावना शब्द है, ठीक है, और यहाँ पे आपका शांत है वो अलग हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। धारणा क्या हो सकती है, तो पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल और भविष्य मुहैया करवाती है। बिल्कुल सही बात, अभी तभी क्या है पाठ्यक्रम लागू किया है इन्होंने, ठीक है, भविष्य के लिए। और पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, तभी तो क्या है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ कर रहा है। तो दोनों को दोनों धारणाएं है वो निहित है, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा है वो एक पेपर और कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो हमने एनटीपीसी की शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे।
जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और ये सारे के सारे 135 पेपर हैं, 135 जो टेस्ट हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे भी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।